प्राचीन समय की बात है। पहले लोग जंगलों में कबीले बनाकर जंगली जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। हर अलग जंगल में एक अलग कबीला होता था। हर कबीले में 100-200 लोग रहते थे। सभी लोग कबीले का सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को अपना सरदार मान लेते थे। सरदार की बात मानना हर कबीलेवासी का कर्तव्य होता था। ऐसे ही हरे-भरे पेड़ों, नदियों और एक जंगल के बीचों-बीच बसा एक सुंदर कबीला था। उस कबीले में सभी स्वस्थ, सुडौल, लंबे, सुंदर और ताकतवर पुरुष तथा स्त्री रहते थे। उस कबीले का बुद्धिमान और ताकतवर मुखिया या सरदार का नाम मोगलक था। मोगलक अपने कबीले वासियों को अपने बच्चों के समान मानता था। कबीले के कई रीति रिवाजों में एक ऐसा रिवाज था जिसमें एक कबीले के कुंवारे युवक या युवतियां का रिश्ता दूसरे कबीले के कुंवारे युवक या युवतियों से किया जाता था। मोगलक कबीले में विवाह के योग्य एक नवयुवक की उम्र हो गई थी। उस नवयुवक का नाम क्रीनू था। क्रीनू अपने कबीले का अपनी उम्र में सबसे सुंदर और आकर्षक युवक था। मोगलक कबीले की सभी युवतियां क्रीनू को पसंद करती थी, मगर क्रीनू अपने माता-पिता और जीवन यापन पर ही ध्यान देता था। क्रीनू के माता-पिता अपने इकलौते बेटे को अपने जीने का सहारा मानते थे। क्रीनू के पिता झबरू एक अच्छे शिकारी थे। वे जब भी शिकार करने जाते तो अपनी बुद्धि से शिकार को पकड़ने का चक्रव्यूह बनाते थे। क्रीनू के पिता के चक्रव्यूह से शिकार का बचना नामुमकिन होता था। वे एक बार में कई जानवरों को अपना शिकार बना लेते थे। इसी कारण क्रीनू के पिता झबरू का कबीले में बहुत सम्मान होता था। एक दिन कबीले में कई लोग सामूहिक शिकार करने की तैयारी करते हैं। सभी कबीलेवासी के पुरुष क्रीनू के पिता के पास जाकर शिकार पर जाने की बात करते हैं। एक कबीलावासी क्रीनू के पिता से कहता है, झबरू भैया, हमारे गांव के नदी के किनारे कई जंगली भैंसे पानी पीने आते हैं। आप ऐसी कोई योजना बनाइए जिससे एक बार में कई भैंसे हमारा शिकार बन जाएं। उसकी बात सुनकर झबरू ने कहा, भाइयों, मैं भी कुछ दिनों से इस सामूहिक शिकार के बारे में सोच रहा हूँ। कई दिनों से मैं नदी के किनारे पानी पीने वाले भैंसों को ध्यान में रखा है। आप सबों ने मेरे मन की बात कही है। हम सभी अपने भाले और तीर लेकर कल दोपहर में नदी के किनारे जाएंगे। फिर वहां क्या करना है, मैं वहीं आप सबों को बताऊंगा। झबरू जैसे अनुभवी शिकारी की बातों पर सबको भरोसा हो गया। सभी कबीलेवासी यह जान गए कि कल बड़ा शिकार होने वाला है। रात में झबरू ने अपने अगले दिन में होने वाले शिकार की योजना अपने मन में बनाई। दूसरे दिन सभी शिकारी अपने हथियार को धार चढ़ाने लगे। दोपहर का खाना खाकर झबरू, झबरू का बेटा क्रीनू और कबीलेवासी अपने भाले और तीर लेकर नदी की तरफ तेज कदमों में बढ़ चले। नदी से थोड़ी दूर झाड़ियों में छिपकर उन्होंने देखा, नदी के किनारे कुछ जंगली भैंसे पानी पी रहे हैं और कुछ घास खा रहे हैं। झबरू ने सभी शिकारियों को धीमी आवाज में कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो। हम सभी इन भैंसों को दक्षिण की तरफ से घेरकर उत्तर दिशा के पहाड़ियों की तरफ खदेड़ेंगे। उत्तर की ओर एक पठारी मैदान के बाद एकाएक जमीन समाप्त हो जाती है। वहां एक छोटी खाई है। जब हम भैंसों को उत्तर की ओर खदेड़ेंगे तो वे दौड़ते दौड़ते उस खाई में गिर जाएंगे। तब थोड़े समय के बाद हम धीरे धीरे खाई में उतरकर घायल भैंसों को अपने साथ कबीले में ले जाएंगे। अनुभवी शिकारी झबरू की बात सुनकर उसका बेटा क्रीनू
और बाकी कबीलेवासी बड़े प्रभावित हुए। उन्हें यह चक्रव्यूह, यह उपाय बहुत अच्छा लगा। फिर झबरू ने ताली बजाई। क्रीनू सहित बाकी शिकारी चिल्लाते हुए भाले लेकर भैंसों की तरफ दौड़ने लगे। एकाएक इतने लोगों को हथियार लेकर अपने पास आता देख सभी भैंसे इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे, मगर उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि दक्षिण की तरफ से भैंसों को घेरना है। इसीलिए झबरू, क्रीनू और सभी शिकारी भैंसों को घेरकर उत्तर दिशा की तरफ दौड़ाने लगे। वे भैंसों को खदेड़ भी रहे थे और चिल्ला भी रहे थे। उनके चिल्लाने से भैंसे अपनी जान बचाने के लिए उत्तर दिशा की तरफ दौड़ने लगे। भैंसे आगे आगे दौड़ रहे थे, सभी शिकारी उनके पीछे पीछे चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। तभी एकाएक जमीन खत्म हो गया। उस पठारी स्थान के आगे एक खाई थी। सभी भैंसे इस बात से अनजान एक एक करके उस खाई में गिरने लगे, मगर एक भैंसा जो शरीर से बड़ा हट्ठा कट्ठा था, वह बाकी भैंसों को खाई में गिरते देखकर सचेत हो गया। वह भैंसा सभी शिकारियों की चाल समझ गया। उसने जोर से अपनी आवाज में बाकी बचे भैंसों को आगे ना बढ़ने की सूचना दी। उस भैंसे के चिल्लाने से जो भैंसे खाई में नहीं कूदे थे, वे खाई की ओर भागते भागते एकाएक रुक गए। शेष बचे भैंसे शिकारियों का मुकाबला करने शिकारियों की तरफ मुड़ गए। वे भैंसे अपनी ताकतवर सींगों को लहराते हुए शिकारियों को मारने दौड़े। यह नजारा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे शिकारी अब शिकार बनने वाला हो। एक पल पहले जो हथियार लेकर भैंसों के पीछे थे, वे अब शिकार बनकर आगे दौड़ने के लिए मजबूर हो गए। सभी शिकारी अपने जान को बचाने के लिए नदी की तरफ दौड़ने लगे। भैंसे बहुत गुस्से में थे। उन्होंने दौड़ते हुए पीछे रहने वाले शिकारियों को मारना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने सभी शिकारियों को उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया। अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर झबरू और क्रीनू बहुत तेज दौड़ने लगे, लेकिन वह बुद्धिमान भैंसा उनके पीछे लग गया और थोड़ी ही देर में उसने सबसे पहले झबरू को उठाकर पटका। फिर भैंसा क्रीनू को दौड़ाने लगा। क्रीनू ने पीछे मुड़कर अपने पिता को देखा, जिससे उसकी रफ्तार कम हो गई। तब भैंसे ने क्रीनू को मारना चाहा, लेकिन भैंसे की सींग क्रीनू के कपड़े में फंस गई, जिससे वह भैंसा क्रीनू को अपने सींग में उठाते हुए दौड़ने लगा। भैंसा गुस्से में नदी की तरफ क्रीनू को अपने सींग में उठाए ले गया और नदी में क्रीनू को गिरा दिया। ऊंचाई से नदी में गिरने से क्रीनू बेहोश हो गया। बाकी बचे घायल कबीलेवासी जैसे तैसे उठकर क्रीनू को बहुत ढूंढा, लेकिन क्रीनू कहीं नहीं मिला, क्योंकि वह नदी के तेज बहाव में बहकर दूसरे जंगल के कबीले तक पहुंच गया था। मोगलक कबीले में क्रीनू के खो जाने से और झबरू सहित शिकार पर गए सभी कबीलेवासी के घायल हो जाने से पूरे कबीले में मातम छा गया। सरदार मोगलक और सभी कबीलेवासी दुखी होकर क्रीनू को जंगल में बहुत ढूंढते हैं, मगर कहीं भी क्रीनू का पता नहीं चलता है। उधर क्रीनू नदी में बहते हुए पंडुक कबीले के नजदीक नदी के किनारे बेहोश हालत में एक पत्थर के पास रुका हुआ था। पंडुक एक बड़ा कबीला था, जिसके सरदार का नाम पंडुक था। पंडुक कबीले में कई सुंदर युवतियां थीं, लेकिन उनमें सबसे सुंदर और दयालु युवती हिरनी थी। हिरनी रोज दोपहर में रात का खाना पकाने के लिए नदी से पानी भरने आती थी। आज जब वह नदी के पानी भरने आई, तो उसने देखा एक युवक बेहोश होकर नदी के किनारे लेटा हुआ है। उसके शरीर में कई घाव हैं। ये घाव क्रीनू के ऊंचाई से नदी में गिरने से बने थे। घायल क्रीनू को देखकर दयालु हिरनी को उस पर बहुत दया आई।
उसने तुरंत क्रीनू को उठाकर नदी से बाहर निकाला। हिरनी ने यह महसूस किया कि उस युवक के पेट में नदी का पानी चला गया है। हिरनी ने क्रीनू को सीधा लिटाकर उसके पेट को दबाया, जिससे क्रीनू के मुंह से पानी बाहर आने लगा। क्रीनू के पेट का पानी तो बाहर निकल गया, लेकिन क्रीनू को होश नहीं आया। तब हिरनी ने उसके जान बचाने के लिए उसके मुंह में अपने मुंह से सांसें भरने लगी। मुंह में सांसें भरते हुए हिरनी ईश्वर से उसे बचाने की प्रार्थना करने लगी। दयालु हिरनी के सद्कर्म की वजह से ईश्वर क्रीनू की जान लौटा देते हैं। क्रीनू ने खांसते हुए अपनी आंखें खोली तो उसने देखा वह एक सुंदर युवती के गोद में है। क्रीनू उठना चाह रहा था, मगर चोट लगने के कारण उठ ना पाया। हिरनी ने उसे जिंदा देखकर आसमान की तरफ हाथ उठाया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर क्रीनू से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी? क्रीनू ने अपनी सारी बीती घटना हिरनी को बता दिया, जिसे सुनकर हिरनी को उस पर बहुत दया आई। उसने पानी भरना छोड़कर क्रीनू को किसी तरह अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे जंगल के बीचों बीच अपने पंडुक कबीले में ले आई। हिरनी को एक घायल युवक को लाते देखकर कबीलेवासी अचरज में पड़ गए। हिरनी ने क्रीनू को कबीले के मैदान में सीधा लिटा दिया। सभी कबीलेवासी और पंडुक सरदार ने हिरनी से उस युवक के बारे में पूछा, तो हिरनी ने सरदार और कबीलेवासी से उस युवक के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर सरदार पंडुक ने कहा, हमारे जीवकोपार्जन का एकमात्र साधन शिकार करना है। इस युवक ने कोई गलत काम नहीं किया है। तुम सभी इस युवक का नाम और पता पूछो। इसके स्वस्थ हो जाने पर हम इसे आदर पूर्वक इसके कबीले ले जाएंगे। तब तक इस युवक को हिरनी अपने घर में रखकर इसे जड़ी बूटी से ठीक करने की कोशिश करेगी। सभी कबीलेवासी हिरनी की मदद करेंगे। सरदार के ऐसा कहने पर कबीलेवासी क्रीनू को उठाकर हिरनी के झोपड़ी में रख देते हैं। सभी लोग क्रीनू की जड़ी बूटियों से शरीर पर मालिश करते हैं, जिससे क्रीनू धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। उसे स्वस्थ होता देख सभी लोग खुश हो जाते हैं, मगर क्रीनू के स्वस्थ होने से सबसे ज्यादा खुशी हिरनी को मिलती है, क्योंकि हिरनी मन ही मन क्रीनू से प्रेम करने लगती है। हिरनी क्रीनू को अपने मन का देवता मान लेती है। एक दिन हिरनी क्रीनू की सेवा करते हुए उससे उसका नाम पूछती है। क्रीनू ने अपना नाम, पिता का नाम और अपने कबीले का नाम हिरनी को बताया। फिर क्रीनू ने उसे अपनी सेवा करने के लिए धन्यवाद दिया, जिसे सुनकर हिरनी ने मुस्कुराते हुए क्रीनू से कहा, अपनों को कोई धन्यवाद नहीं देता। मैं तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हें अपना पति मान बैठी हूँ। मैंने अपना जीवन तुम्हें सौंप दिया है। मैंने अपने मन की बात तुम्हें बता दिया। अब तुम बताओ, तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या है? क्रीनू ने कहा, मैं जानता हूँ, अगर तुमने नदी से मुझे बाहर ना निकाला होता और मेरी जी जान से सेवा ना की होती, तो आज मैं जीवित नहीं होता। मेरा यह जीवन तुम्हारी दी हुई एक भेंट है, इसीलिए मैं जीवन भर तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। इतना कहकर क्रीनू ने हिरनी को अपने गले से लगा लिया। कहते हैं, प्रेम और गुस्सा छिपाए नहीं छिपता। हिरनी और क्रीनू के प्यार की चर्चा पूरे कबीले में होने लगी। धीरे धीरे यह बात कबीले के सरदार के कानों तक पहुंच गई। अगले दिन सरदार ने एक पंचायत रखी। पंचायत में क्रीनू और हिरनी से सरदार ने पूछा, क्या तुम दोनों आपस में प्रेम करते हो? सरदार और सभी कबीलेवासी के बीच
दोनों ने आपस में प्रेम होने की बात को स्वीकार किया। तब सरदार ने कहा, सुनो सभी कबीलेवासी, प्रेम करना गलत नहीं है, बशर्ते प्रेम सच्चा हो। शादी से पहले प्रेम में शरीर की भूख ना हो। क्रीनू और हिरनी के प्रेम को देखकर हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों में सच्चा प्रेम है, और सच्चे प्रेम करने वालों को अलग करना एक बड़ा पाप है। इसीलिए मैं 4 लोगों को क्रीनू के कबीले मोगलक जाने का आदेश देता हूँ। सरदार ने 4 लोगों को बुलाया और उनसे कहा, तुम चारों क्रीनू के कबीले जाओ। वहां जाकर क्रीनू के पिता और सरदार मोगलक से मिलकर क्रीनू के यहाँ होने और इस कबीले की युवती से शादी करने की बात बताओ, और उन्हें अपने बेटे और बहू को साथ ले जाने की सूचना दो। सरदार के इस फैसले से सभी कबीलेवासी बड़े प्रसन्न थे। वे सरदार की जय घोष लगाने लगे और क्रीनू हिरनी अपने हाथ को एक दूसरे के हाथ में लेकर सरदार को प्रणाम किया। 5 दिनों के बाद मोगलक कबीले से सरदार मोगलक, क्रीनू के पिता झबरू और कुछ कबीलेवासी पंडुक कबीले में आए। जब झबरू ने क्रीनू को देखा तो रोते हुए उसे गले लगाकर कहने लगा, बेटा, हम सबों ने तुम्हें हर तरफ ढूंढा, लेकिन तुम कहीं न मिले। तुम्हारे खो जाने के 6 महीने के बाद हमने तुम्हारे जीवित होने की आशा ही छोड़ दी थी, मगर भगवान की कृपा से 8वें महीने में तुम हमें मिल गए। अपने पिता से मिलने पर क्रीनू भी बहुत खुश हुआ। अगले दिन से उनकी शादी के कार्यक्रम शुरू हुए। दोनों सरदार और उनके पिता के सामने क्रीनू और हिरनी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। फिर सरदार मोगलक झबरू अपने बेटे और बहू को लेकर अपने कबीले आ जाते हैं। वहां क्रीनू की माँ और सभी कबीलेवासी इतनी सुंदर बहू और क्रीनू को स्वस्थ देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी जश्न मनाने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप सबों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं इसी तरह नई नई कहानी आप सबों की सेवा में प्रस्तुत करता रहूं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।